पहाड़ी क्षेत्र के पास बसा हुआ विजयनगर गांव। धीरे धीरे लोग इस गांव को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे थे। शाम होते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती थी और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव के पास जो पहाड़ था वहां पर वक्त बेवक्त घंटे की आवाज आया करती थी और लोग समझते थे कि वहां कोई राक्षस है। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे थे, इसलिए राजा साहब की चिंता बढ़ने लगी और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह गांव में जाकर सभी को यह बता दें कि राजा साहब अपने सैनिकों को पहाड़ पर भेज रहे हैं उस राक्षस को पकड़ने के लिए, और किसी को भी डरकर भागने की आवश्यकता नहीं है। सैनिकों ने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और सभी को राजा साहब की बताई हुई बात बता दी। राजा के द्वारा सैनिकों की एक टुकड़ी पहाड़ी क्षेत्र की तरफ भेज दी गई। अरे यह क्या, यह तो किसी इंसान के कंकाल है, और वह देखो उस राक्षस के पैरों के निशान भी बने हैं। गांव के लोगों का कहना सही है, चलो भागो यहाँ से। सैनिकों ने जब पहाड़ की सारी बात राजा को बताई तो यह बात सुनकर राजा साहब और चिंता में आ गए। उसी गांव में एक वृद्ध बुढ़िया भी रहा करती थी। वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी। अब बुढ़िया जब भी घर से बाहर निकलती तो उसे सारी गलियां सूनी दिखती और इसलिए वह बहुत दुखी हो गई और इसलिए उसने एक फैसला किया। महाराज, मैं गांव वालों को ऐसा डर डर कर जीता हुआ नहीं देख सकती। अब तो उनका डर इतना बढ़ गया है कि दिन के समय भी कोई बाहर नहीं दिखता। आपका कहना बिल्कुल उचित है और मैंने प्रयास भी किया था, पर मैं उसमें असफल हुआ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पर महाराज, हम ऐसे शांत भी तो नहीं बैठ सकते। यह हमारे राज्य के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि राज्य से लोग जा रहे हैं। मैं अभी आसपास के सारे राज्यों में यह संदेश पहुंचवा देता हूं कि जो भी हमारे राज्य को उस पहाड़ी वाले राक्षस से मुक्त कराएगा, मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं स्वयं ही पहाड़ पर जाना चाहती हूँ। नहीं, यह असंभव है। मैं अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति को इस संकट में नहीं डाल सकता और पहाड़ के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इसकी मैं कोई युक्ति सोच रहा हूँ। महाराज, आप मुझे वहाँ जाने दें। मुझे मेरी भक्ति पर पूरा भरोसा है। मेरे प्रभु मुझे कुछ नहीं होने देंगे। आप मुझे जाने दें। ठीक है, आपके साथ कुछ सैनिक भी जाएंगे। मैं आपको अकेले इस संकट में नहीं डाल सकता। ठीक है महाराज, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। बुढ़िया कुछ सैनिकों के साथ पहाड़ की तरफ निकल पड़ी। बुढ़िया जैसे ही पहाड़ पे पड़े उस कंकाल के पास पहुंची तो उसे याद आया कि कुछ समय पहले गांव में एक घंटे की चोरी हुई थी और चोर सीधा घंटा लेकर पहाड़ की तरफ ही आया था, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति पहाड़ की तरफ नहीं आया है। हो न हो यह कंकाल उसी का है। और तभी पहाड़ की दूसरी तरफ से उसी घंटे के बजने की आवाज आने लगी। बुढ़िया ने जब पहाड़ के दूसरी तरफ झांककर देखा तो वहां पर बंदरों की पूरी एक टोली थी, और तभी बुढ़िया की नजर उस घंटे पे पड़ी जो पेड़ से लटका हुआ था, और उसको पूरा माजरा समझ में आ गया। घंटा पेड़ से लटका हुआ था और जब भी कोई बंदर उसमें झूलता था तो घंटे की आवाज आती थी। बुढ़िया सैनिकों की मदद से वह घंटा बंदरों से छीनकर सीधे राजमहल ले आई। अच्छा, तो यह वही घंटा है जिससे सारे गांव वाले परेशान थे। यह घंटा वहां पहुंचा कैसे? हाँ महाराज, यही है वही घंटा,
और महाराज यह घंटा हमारे शिव मंदिर का है। आपको याद होगा कि हमारे शिव मंदिर से यह घंटा चोरी हो गया था और वह चोर इस घंटे को सीधे पहाड़ की तरफ लेकर भागा था। पहाड़ पर सैनिकों ने जो कंकाल देखा वह उसी चोर का है, क्योंकि उसके बाद कोई भी पहाड़ पर गया नहीं है। जंगल के जानवरों ने उसको पकड़ के खा लिया होगा और बंदरों के हाथ यह घंटा लग गया तो उन्होंने इसे पेड़ पर लटका लिया। अपने राज्य के प्रति आपने जो समझदारी और बहादुरी दिखाई है उसकी मैं सराहना करता हूँ, और मैं जो इनाम उस राक्षस को पकड़ने वाले को देना चाहता था वही इनाम अब मैं आपको दूंगा। सारे गांव वालों के सामने महाराज ने उस बुढ़िया की समझदारी और बहादुरी की बहुत प्रशंसा की और उसके बाद उस बुढ़िया को इतना धन दिया कि उस बुढ़िया का जीवन आनंदमय जीवन हो सके।